बच्चों क्या हाल चाल है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने सेल वॉल तक पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन जो है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? थिन इलास्टिक सेमी फ्लूइड डायनेमिक लिविंग प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन विच अकर्स आउटसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म के बाहर है। यदि हम प्लांट सेल की बात करेंगे बच्चों तो सेल वॉल के अंदर होगा, अदरवाइज साइटोप्लाज्म के बाहर एनिमल सेल के अंदर। और ये जो सेल मेम्ब्रेन टर्म है वो नेगली और क्रैमर ने दिया था बच्चों। प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, और प्लाज्मा लेमा टर्म जो है वो प्लॉ ने दिया था। और बच्चों इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल इट कवर्स वेरियस ऑर्गेनेल, यानी मेम्ब्रेन के अंदर होगा साइटोप्लाज्म और उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज, अदर इंक्लूजन वैक्यूल, ये सब प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, द मेम्ब्रेन आर बायोलॉजिकली सिमिलर एंड इंटर कन्वर्टेबल। जो जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं, चाहे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें या ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन की बात करें, तो वो सब ऑलमोस्ट सेम होते हैं बच्चों। और इनके अंदर सिलेक्टिव परमेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी जो है वो होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। Plasma membrane forms the outer boundary of cytoplasm and it separate it from extracellular environment। और जो सेल के अंदर जो भी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होगा बच्चों वो भी कौन कंट्रोल करेगा? वो भी सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगी। तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए डिफरेंट मॉडल्स जो है वो दिए गए थे। उनमें से कुछ मॉडल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ट्राइलेमिलर मॉडल, और इसको हम सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं बच्चों, डेविसन और डेनिली ने दिया था। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाइलेयर लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो कुछ इस तरीके से बाहर अरेंज होते हैं, और लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो लिपिड बाइलेयर होगा उसमें हेड जो होता है बच्चों वो किस टाइप का होता है? हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक टाइप का होगा। या हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं वो सेंटर की तरफ होते हैं, एक दूसरे की तरफ। तो इस तरीके से लिपिड बाइलेयर जो है उनका अरेंजमेंट, स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। तो बच्चों ये बात तो लिपिड के अरेंजमेंट तो सही थी, लेकिन इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटीन जो है वो सिर्फ बाहर और ग्लोबुलर प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि रॉन्ग था। और यदि हम इस कंसेप्ट को मान रहे तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि मेम्ब्रेन जो है उसका थिकनेस कितना होगा कि ये बाइलेयर लिपिड जो है वो अराउंड 75 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, और ये लिपिड जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम तो 40 एंगस्ट्रॉम होगा, और प्रोटीन जो होते हैं वो 35 के होते हैं। तो इस तरीके से कुल टोटल 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस जो है उसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट मॉडल जो दिया था उसको बोलते हैं हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और ये मॉडल दिया था बच्चों किसने? रॉबर्टसन ने। यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और इन्होंने क्या बोला कि जितने भी मेम्ब्रेन हैं वो सारे के सारे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक जैसे ही होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो सैंडविच मॉडल है उसको सपोर्ट तो किया, बट उन्होंने कुछ चेंज किया। उन्होंने बोला कि ये जो आउटर प्रोटीन वाली लेयर है वो ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं होती, बल्कि ये प्रोटीन जो है वो बीटा शीथ की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी शीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और कंटिन्यूस होती है। बच्चों यदि हम इस थ्योरी को मानें तो भी हम परमेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो बच्चों नेक्स्ट मॉडल जो था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है बच्चों ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि प्रोटीन आइसबर्ग्स आर प्रेजेंट इन द सी ऑफ लिपिड। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ब्लू कलर से ये सारा लिपिड है, और इसके अंदर ये रेड कलर के आपको प्रोटीन दिख रहे हैं। तो इन द सी ऑफ लिपिड आइसबर्ग्स ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट। और ये प्रोटीन जो होते हैं वो पार्शियली एम्बेडेड हो सकते हैं, कंप्लीटली एम्बेडेड हो सकते हैं, या सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिपिड जो है वो अगेन सिमिलर अरेंजमेंट, बाइलेयर लिपिड, पोलर पार्ट जो हेड बाहर की तरफ और नॉन पोलर टेल जो है वो अंदर की तरफ होंगे, और बहुत सारे प्रोटीन इस तरीके से अरेंज होंगे। इन प्रोटीन को यानी बायोफॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर जो प्रोटीन है इसको दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो बच्चों यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं बच्चों वो अराउंड 30%, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो अराउंड 70% होते हैं। और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो आउटर सरफेस पे होते हैं। ये सॉल्युबल और अनस्टेबल टाइप के होते हैं, इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। स्पेक्ट्रिन, साइटोक्रोम्स, और ये कुछ स्पेशल जो बाहरी आउटर या इनर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये
इंपॉर्टेंट होते हैं, साइटोस्केलेटन का भी पार्ट होते हैं, स्पेक्ट्रिन जो है यहाँ पर वो साइटोस्केलेटन का पार्ट होगा बच्चों। प्रोटीन लाइक परमेज और ट्रांसलोकेज जो होते हैं वो कैरियर का भी काम करते हैं, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के प्रोटीन जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे ही प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो 70% पार्ट जो है वो बनाएगा, एक्सट्रिंसिक 30, ये 70। ये क्या था, सॉल्युबल अनस्टेबल था, ये स्टेबल टाइप का प्रोटीन होता है, ये टाइटली बाउंड होता है, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं इसको। और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं बच्चों वो भी कैरियर का काम करते हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, थ्रू आउट द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम टनल प्रोटीन भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो भी इंट्रिंसिक प्रोटीन कंप्लीट मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है उसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। ग्लाइकोफोरिन और पोरिन जो होते हैं बच्चों वो टनल प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। और बच्चों आरबीसी में 52% प्रोटीन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टोटल कंपोनेंट का 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है और रेस्ट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या हो। अब बच्चों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो फॉस्फोलिपिड। लिपिड जो होता है वो उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में होता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो फॉस्फोटाइडल सेरीन या फॉस्फोटाइडल कोलिन जो है इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोटाइडल कोलिन जो है बच्चों उसको हम लेसिथिन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होते हैं। पोलर हेड जो होता है बच्चों वो फॉस्फोटाइडल यानी यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है जो इसको विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है। बच्चों प्रोकैरियोटिक जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है, होपेनॉइड होता है। तो बच्चों इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है किसकी, लिपिड बाइलेयर जो है उसकी। और यहाँ पर लिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं। इसका मतलब कि जैसे सपोज ये बाइलेयर है लिपिड का, तो लिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक लेयर से दूसरे लेयर में और दूसरे लेयर से इस तरीके से एक्सचेंज हो सकते हैं और इसको ही बोलते हैं हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेकिन प्रोटीन जो होते हैं बच्चों वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करते, वो लेटरल डिफ्यूजन या रोटेशनल डिफ्यूजन जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट। बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं 1 to 5% और मोस्टली ये ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या प्रोटीन के ऊपर जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेप्टर का काम करते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो आप एनसीईआरटी की ध्यान रखेंगे बच्चों कि आरबीसी जो है उसके अंदर 52% जो है वो क्या होता है, प्रोटीन, 40% जो होता है वो लिपिड होता है और रेस्ट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मली रेशियो की यदि हम बात करें तो 40-60 लिपिड और 60 प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन हमेशा मेम्ब्रेन में ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं मेन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेनली ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट कर रहा है, सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है और सिलेक्टिवली चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करता है। बच्चों यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा जिसमें एटीपी कंज्यूम होती है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है वो उसमें हेल्प करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, एक्टिव जो है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। उसके अलावा बल्क ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है बच्चों एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है बच्चों की कोई लार्ज अमाउंट में बल्क में सब्सटेंस जो है वो सेल एंगल्फ कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। ये रिसेप्टर मीडिएटेड या नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड हो सकते हैं। और यहाँ पर एंडोसाइटोसिस में यदि सॉलिड सब्सटेंस को एंगल्फ किया जाता है तो फेगोसाइटोसिस और लिक्विड के लिए पिनोसाइटोसिस टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, और एक्सोसाइटोसिस कोई सब्सटेंस को लार्ज अमाउंट में बाहर निकालने, इसको हम सेल वोमिटिंग भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम सेल ऑर्गेनेल। तो बच्चों अब नेक्स्ट देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है एटीपी फॉर्मेशन का काम करता है बच्चों, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेल विद इन सेल। और ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, सबसे बड़ा जो होता है वो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको हम फर्नेंस भी बोलते हैं बच्चों। दिस इज द मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनेल
एंड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, बच्चों सेमी ऑटोनोमस बोलने का मतलब क्या है कि इसके पास इसका खुद का मशीनरी होता है, इसके पास खुद का प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है, खुद का डीएनए है, तो ये बहुत सारी एक्टिविटी खुद से कर सकता है और कुछ एक्टिविटी के लिए डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, सेल के ऊपर, इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर, कॉलिकर ने डिस्कवर किया था बच्चों स्टेटिन मसल के अंदर। एंड नेम बायोब्लास्ट वॉज गिवन बाय अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो बेंडा ने लिया था, बेंडा ने इसको क्रिस्टल वायलेट टेक्निक यूज़ करके स्टेन किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो जनरली रॉड शेप या स्फेरिकल इलोंगेटेड शेप के होते हैं बच्चों, ये स्पाइरल कप शेप भी हो सकते हैं। एंड यीस्ट के अंदर सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया 0.1 माइक्रोमीटर होता है और एम्फीबियंस के अंदर जो ओसाइट है उसमें सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया 40 माइक्रोमीटर तक होता है। तो बच्चों अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर जो मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है और यहाँ पर आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है बच्चों उनमें से आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है और इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होता है। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन चैनल ज़्यादा होते हैं, इनर में प्रोटीन जो होते हैं उनका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो बच्चों देख पा रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस। इनर मेम्ब्रेन इट इज़ प्रोजेक्टेड इन द सेंट्रल स्पेस फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। यहाँ पर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं बच्चों, यहाँ पे भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनर मेम्ब्रेन के, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टी बोल देते हैं, जबकि आउटर मेम्ब्रेन पे प्रोजेक्शन नहीं है। क्रिस्टा नेम वाज गिवन बाय पैलेडे एंड क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया प्रोवाइड एबंडेंट स्पेस फॉर मेटाबॉलिज्म। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो फुल्ली परमेबल होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है। इट कंटेन्स एंजाइम फॉर ईटीएस, इनर मेम्ब्रेन पे एंजाइम्स होते हैं जबकि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उस पर एंजाइम्स नहीं है। इट कंटेन्स मोर फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है बच्चों, तो यदि हम आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें तो उस केस में क्लोरोप्लास्ट जो है उसको हम माइटोप्लास्ट बोल देंगे। आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सी फेस, अंदर वाला जो होता है उसको एम फेस बोलते हैं और सेसाइल पार्टिकल जो होते हैं उनको सब यूनिट ऑफ पार्सन बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर जो ये लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन बीच वाला स्पेस जो होता है उसको हम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोल देते हैं। ये स्पेस जो होगा इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग जो है वो क्रिस्टा है और इसके अंदर जो पूरा पार्ट होता है बच्चों वो होता है इसका मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल के एंजाइम्स होंगे, उसके अलावा यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड जीसी रिच डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं 70S, मेमेलियन जो माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम प्रेजेंट होता है और बच्चों इनर मेम्ब्रेन पे क्या है ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट है। ऑक्सीजोम को F0F1 पार्टिकल या फिर इसको हम पैलेडे पार्टिकल भी, इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इसे ही सब यूनिट ऑफ पार्सन भी बोल रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टा की। क्रिस्टा जो है ये इनर मेम्ब्रेन का प्रोजेक्शन है, यहाँ पर स्पेस जो होता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यहाँ इंटरक्रिस्टल स्पेस बोलते हैं बच्चों। ये जो पार्ट होता है ये ये एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे कि जब एटीपी सिंथेसिस होना होता है उस टाइम पे ईटीएस के थ्रू यहाँ पर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, कहाँ पे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर और इवन इंट्राक्रिस्टल स्पेस के अंदर। और जब भी ये प्रोटॉन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो ये हेड जो होता है बच्चों, इसका हेड एटीपी सिंथेटेज एक्टिविटी शो करता है। और जब भी प्रोटॉन यहाँ से पास होते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पर मैट्रिक्स में एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये फंक्शन होता है F0F1 पार्टिकल का। ठीक है बच्चों, एलिमेंट्री पार्टिकल इसको हम ऑक्सीजन या F0F1 पार्टिकल भी बोलते हैं और फर्नांडीज मोरोन ने डिस्कवर किया था इसलिए इसको फर्नांडीज मोरोन पार्टिकल भी बोलते हैं बच्चों। F नोड जो होता है वो बेस होता है जो प्रोटॉन के चैनल का काम करता है बच्चों। ये ओलिगोमाइसिन के लिए सेंसिटिव होता है, यदि हम ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो प्रोटॉन का ट्रांसफर रुक जाएगा, तो इस रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी। ठीक है बच्चों, और मैट्रिक्स जो होते हैं उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होंगे, 70S राइबोसोम होगा, डीएनए आरएनए एंजाइम्स होते हैं। ठीक है बच्चों, और डीएनए का जो इसका जो डीएनए वो नाश और मार्गेट ने 1963 में डिस्कवर किया था। मेमल के अंदर 55S राइबोसोम होता है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यदि हम देखते हैं तो फंक्शन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, एटीपी सिंथेसिस, यॉक फॉर्मेशन का काम, जो स्पर्म होते हैं उसके अंदर मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है, कुछ फैटी एसिड सिंथेसिस का काम करता है और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी हेल्प करता है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके सिंथेसिस को यानी सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया बना होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी है उसको बोलते हैं हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या बोलते हैं बच्चों कि जो प्रोकैरियोट हैं उनके अंदर
मिजोजोम होते थे जहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम होते थे और ईटीएस चलता था, एटीपी बनता था। तो जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं वो सिम्बायोटिकली यूकैरियोटिक सेल में रहने लगे और इसीलिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसके कुछ फीचर जो हैं वो प्रोकैरियोट से मैच करें, जैसे कि 70s राइबोसोम का होना, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड जीसी रिच डीएनए का होना। तो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो इस बात को इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल जो है कुछ वो एंडोसिमेटिकली यूकैरियोट के अंदर रहने लगे, जिसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ। क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन को भी हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उस थ्योरी को बोल रहे हैं बच्चों एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।